देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धन योग के बारे में और ये जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में धन योग कैसे बनता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, कौन कौन से भाव और ग्रह इस योग को बनाते हैं कुंडली में, उनके बारे में हम जानेंगे। तो धन योग के बारे में जानते हैं और इससे पहले कि हम धन योग के बारे में जानें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि धन योग का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा धन होगा। इसका ये अर्थ नहीं है। धन योग का ये अर्थ नहीं है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बन रहा है वो या तो करोड़पति होगा, अरबपति होगा, खरबपति होगा। इसका ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर हम आम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ना कि बहुत ही जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उनके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बिल गेट्स, वॉरेन बफे, टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे लोगों के कुंडलियों में धन योग के बारे में जान रहे हैं जो कि आम व्यक्ति हैं, जिनकी कुंडलियों में ये योग बनता है और उनके जीवन में इसका क्या अर्थ है, कैसे ये परिणाम देता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जानते हैं कि धन योग कैसे बनता है। सबसे पहले धन योग जो बनता है उसके पीछे 5 भाव जिम्मेदार हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हमने जाना था कि धन कैसे कुंडली में देखते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो हम आज जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये उसके आगे का एक एक्सटेंशन है। तो धन योग कौन से भावों से बनता है, पहले ये जानते हैं। 5 भाव हैं जो कि धन के लिए जिम्मेदार हैं। वो है पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। ये 5 भाव हैं जो कि धन योग को बनाते हैं। पहला भाव इसलिए क्योंकि पहला भाव आपके स्वयं का भाव है। वो दर्शाता है कि व्यक्ति स्वयं कैसा है। यदि जितना ज़्यादा मजबूत होगा पहले भाव का स्वामी, उतनी ही ज़्यादा धन आने की जो प्रबलता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद दूसरा जो भाव है वो धन का भाव होता ही है। 5वां भाव जो है वो अचानक धन लाभ का भाव है। 9वां भाव जो है वो 11वें भाव से 11वां है। 11वें से 11वां भाव जो होता है वो 9वां भाव है और 5वें से 5वां भाव जो होता है वो 9वां भाव है। और 9वां भाव जो होता है वो लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं उसको। तो इसलिए 9वें भाव को धन के लिए देखा जाता है और 11वां भाव लाभ का भाव है, लाभ स्थान है, धन लाभ का स्थान है, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है उसका स्थान है। तो ये जो है ये 5 भाव है जो कि धन योग बनाते हैं। अब ये देखते हैं कि धन योग कौन कौन से नियमों के तहत बनता है, कौन कौन सी परिस्थितियों में धन योग बनता है कुंडली में। 3 परिस्थितियां हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पहली परिस्थिति है जब धन योग के जो भाव हैं, धन के जो भाव हैं, पहला, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, जब भी इनमें से किसी भी भाव के स्वामी ग्रह साथ में युति में होंगे किसी भी भाव में, तो ये धन योग बनेगा। दूसरी स्थिति है वो ये है कि जब भी इन 5 भावों में से किसी भी भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाएंगे तब भी ये धन योग बनेगा। और यदि कोई भी स्वामी ग्रह जो कि इन 5 में से किसी भी एक का स्वामी ग्रह यदि दूसरे धन भाव में स्थित है तो भी धन योग बनता है। उदाहरण के तौर पर अब ये जानते हैं, तुला लग्न की कुंडली लेते हैं। तुला लग्न में जो 11वां भाव है वो होता है सिंह राशि में और जो दूसरा भाव है वो होता है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि और सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं सूर्य और मंगल। तो जब भी सूर्य और मंगल साथ में स्थित होंगे, युति में होंगे, तो धन योग बनेगा। और ये धन योग और ज़्यादा शक्तिशाली होगा जब सूर्य और मंगल दोनों साथ में स्थित हों और धन भाव में ही ये योग बनाए। जैसे कि इसमें सूर्य और मंगल साथ में स्थित हैं युति में और 9वें भाव में स्थित हैं या पहले भाव में स्थित हैं या 11वें भाव में स्थित हैं, तो ये धन के ही भाव हैं। यदि इन्हीं में ये योग बनता है तो ये और भी ज़्यादा प्रबल होता है। तुला लग्न के लिए एक और योग बनता है, जैसे कि
शुक्र है, शुक्र पहले भाव का स्वामी है, बुध नवे भाव का स्वामी है, यदि बुध और शुक्र साथ में स्थित हैं तो वो भी एक धन योग है। और यदि ये पहले भाव में स्थित हैं, नवे भाव में स्थित हैं, दोनों साथ में युति में, तो ये और ज़्यादा प्रबल योग है, क्योंकि ये योग धन योग तो है ही, भले ही वो किसी और भाव में, पर यहाँ पर ये धन योग धन भाव में ही बन रहा है, इसलिए ये और ज़्यादा प्रबल होता है, और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। फिर दूसरा जो योग है वो है जब भी स्वामी ग्रह परिवर्तन योग बनाते हैं, जैसे कि इसमें तुला लग्न के लिए सूर्य और मंगल। सूर्य जब मान लीजिए सूर्य दूसरे भाव में स्थित है और मंगल 11वें भाव में स्थित है, तो मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन है, इससे भी ये आपका धन योग बनता है। फिर जो तीसरी स्थिति है वो ये है कि जब भी कोई भी ग्रह, जो कि इन पांचों भावों में से किसी भी कोई भी ग्रह है, वो स्थित हो दूसरे धन भाव में, जैसे कि मंगल, तुला लग्न के लिए मंगल स्थित हो 11वें भाव में, या मंगल स्थित हो पहले भाव में, या 5वें भाव में, या 9वें भाव में, ऐसे यदि मंगल स्थित है तो भी ये धन योग बनता है, क्योंकि यहाँ पे धन भाव का स्वामी या 5वें भाव का स्वामी जैसे शनि है, शनि भी यदि इन पांचों में से किसी भाव में स्थित है तो भी ये धन योग बनता है। तो एक कुंडली में, एक व्यक्ति की कुंडली में एक से अधिक धन योग बनते हैं या बन सकते हैं आराम से। तो ये आपको देखने हैं कि कैसे धन योग बन रहा है। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जिनमें धन योग बनता है, और धन योग शक्तिशाली कितना ज़्यादा प्रबल है उसके लिए आपको भाव देखना है। यदि ये धन भाव में ही बन रहा है तो ये और ज़्यादा प्रबल है, अगर राशि भी और अच्छी है तो ये और ज़्यादा प्रबल है। जैसे कि अगर कोई भी 2 ग्रह साथ में युति में हो, उनमें से यदि कोई भी ग्रह उच्च का है तो ये धन योग और ज़्यादा प्रबल है। जैसे कि तुला लग्न के लिए मंगल और सूर्य यदि 7वें भाव में स्थित हों तो उसमें वो कौन सी राशि में होंगे, उसमें वो मेष राशि में होंगे। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, मंगल की वो मूल त्रिकोण राशि है, और 7वां भाव भी 7वां भाव अर्थ भाव होता है। तो ये जो है यहाँ पर धन योग और प्रबल है। इस ऐसे आपको देखना है कि धन योग की प्रबलता कितनी है। फिर जब भी युति बनती है, तो युति जब बन रही है तो आपको देखना है कि कितने अंशों का अंतराल है, दोनों ग्रह आपस में डिग्री के हिसाब से कितने दूर हैं। जितना ज़्यादा वो पास होंगे उतना ज़्यादा धन योग अच्छा बनेगा। सूर्य के केस में अलग होगा, क्योंकि सूर्य के केस में यदि ग्रह बहुत ज़्यादा पास हो गया तो वो अस्त हो जाएगा। अस्त नहीं होना चाहिए ग्रह, अस्त अच्छा नहीं होता है। सूर्य के केस में हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। अन्य कोई ग्रह, मान लीजिए शुक्र और बुध हैं, तो शुक्र और बुध यदि 3 या 4 डिग्री के अंतराल पर हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत मजबूत योग है, बहुत ही शक्तिशाली योग है, प्रबल योग है। तो ऐसे आपको देखना है कि कैसे धन योग बनता है। इसके बाद ये तो परिस्थितियां हो गई जिनमें धन योग बन रहा है। पर धन योग पर विचार करने से पहले हमें आपको ये देखना होता है कि मंगल नहीं, चंद्रमा और पहला भाव का जो स्वामी ग्रह है, यानी कि लग्न भाव का जो स्वामी ग्रह है, इन दोनों की परिस्थिति कैसी है, इन दोनों की कुंडली में स्थिति कैसी है। यदि ये अच्छे नहीं हैं तो कितने भी अच्छे धन योग हों कुंडली में, वो कभी भी परिणाम नहीं देंगे, वो कभी भी परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि चंद्रमा और आपका जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो दर्शाता है व्यक्ति की मन स्थिति को, व्यक्ति की खुद के व्यवहार को। यदि वही खराब है, वही खराब स्थिति में है, नीच स्थिति में है, तो वो कभी भी धन योग आने नहीं देंगे। अगर धन आएगा भी तो वो रुकेगा नहीं। ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में यदि धन योग है भी पर चंद्रमा या लग्न की स्थिति खराब है, तो उनको जो धन को रोकने में बहुत दिक्कत होती है, सेविंग करने में बहुत दिक्कत होती है। उनका धन आता तो है पर वो चला जाता है, खर्च हो जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। बृहस्पति इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। बृहस्पति यदि खराब हो तो भी धन नहीं रुकता। तो ये खास तौर से आपको चंद्रमा और पहले भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति देखना अनिवार्य है। लग्न कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी, दोनों में ही चंद्रमा और लग्न के स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तभी ये धन योग अच्छी तरीके से आपको परिणाम देगा। ठीक, फिर ये
आपको देखना है कि इसके परिणाम आपको मिलेंगे कब, उसके लिए कौन सा समय ऐसा होगा जब ये धन योग कारगर होगा, जब ये धन योग अपना कार्य करना शुरू करेगा। उसके लिए आपको महादशा देखनी होती है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा और गोचर, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कब, मान लीजिए तुला लग्न के लिए मंगल और सूर्य हैं, साथ में युति में है, तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी, मंगल की अंतरदशा आएगी, तो ये धन योग एक्टिवेट होगा, धन योग कार्य करना शुरू करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर के धन योग बना रहे हैं। और सूर्य की महादशा आई, मंगल की अंतरदशा आई, तो ये योग अपना कार्य करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है कि कैसे जो है मंगल, कैसे जो है कौन से ग्रह की महादशा आ रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा आ रही है, कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा आ रही है, उस हिसाब से आपको देखना है कि कब ये धन योग कार्य करना शुरू करेगा, कब आपको ये धन देना शुरू करेगा। ठीक, और यहाँ पर आपको गोचर भी देखने होते हैं। गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि गोचर नहीं देखेंगे तो उससे आप सही तरीके से कभी नहीं बता सकते कि कब कोई घटना घटित होगी, क्योंकि गोचर है आपके जो ग्रह हैं उनका जो लगातार जो उनकी जो चाल है, जो मूवमेंट है, वो लगातार गोचर के द्वारा बदलता रहता है। और कोई भी घटना तभी घटती है जब गोचर अपनी सही अवस्था में होते हैं। कुंडली के अनुसार, हर व्यक्ति की अलग कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार जब भी वो सही अवस्था में होंगे तो एक घटना घटित होती है। इसलिए गोचर भी देखना ज़रूरी है। खास तौर से बृहस्पति और शनि का गोचर देखा जाता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी बृहस्पति आपका 9वें भाव या पहले भाव पे दृष्टि डाल रहा हो या 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहा हो गोचर में, तो ये धन योग बनाता है। धन योग मतलब आपकी कुंडली में यदि धन योग है तो ये एक ऐसा समय हो सकता है जिसमें आपको धन आपके जीवन में आ सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर ये तो हो गए जब आपको देखना है कि समय कौन सा होगा। अब आपको ये भी देखना होता है कि नवमांश में ग्रहों की स्थिति कैसी है। नवमांश में ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी ज़रूरी है। मान लीजिए धन योग कुंडली में, लग्न कुंडली में तो बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, पर नवमांश कुंडली में धन योग उतना प्रबल नहीं है, उतनी अच्छी स्थितियां नहीं हैं, तो उसका ये अर्थ होता है कि नवमांश कुंडली में, इसका ये अर्थ है कि समय के साथ साथ आपको धन आने के जो मौके हैं वो कम होते जाएंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि धन कम होता जाएगा, इसका ये अर्थ है कि धन कमाने के जो साधन हैं उनमें बाधाएं आती जाएंगी, उनमें आपको परेशानियां होंगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी धन को प्राप्त करने के लिए। इसका ये अर्थ है। तो जब भी, और यदि ये केस उल्टा है कि मान लीजिए लग्न कुंडली में धन योग उतना अच्छा नहीं बन रहा पर नवमांश में बहुत अच्छा है, तो उससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के उत्तरार्ध में जीवन में काफ़ी अच्छे मौके होंगे, काफ़ी अच्छे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। खास तौर से 32 से 35 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छे योग बनते हैं अगर नवमांश कुंडली में। तो ये मौका व्यक्ति के जीवन में आएगा कि उसको आगे जीवन में अब काफ़ी अच्छे धन की प्राप्ति होगी। तो ऐसे आपको देखना है कि नवमांश और लग्न दोनों में कैसी स्थितियां हैं, दोनों में ही धन योग कैसे बन रहे हैं, लग्न और चंद्रमा की क्या स्थिति है, उसके निरीक्षण के बाद ही आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो योग आपके जीवन में कार्य करेगा, उसकी शक्ति कितनी है, उसकी प्रबलता कितनी है। ठीक, तो ऐसे आपको देखना है। और ये वो धन योग ऐसे ही कुंडली में बनते हैं। इसके बाद धन योग के लिए 3 ऐसे ग्रह भी हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं। वो ग्रह हैं शुक्र, बृहस्पति और राहु। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि धन योग अपने आप में ही बनाते हैं, इनको किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है।
ख़ास तौर से जब मेनली जो मैं बता रहा हूँ उसमें ये है कि बृहस्पति, राहु या शुक्र यदि दूसरे 11वें और 9वें भाव में स्थित हैं, ख़ास तौर से दूसरे 9वें 11वें में, पहले और 5वें की यहाँ हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे 11वें 9वें में इनके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि ये इनमें से कोई भी इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि दूसरे 5वें और 9वें भाव में स्थित है तो ये काफ़ी अच्छा धन योग बनाता है। और यदि ये अपनी अच्छी राशि में स्थित हैं, उच्च राशि में स्थित हैं या अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं तो ये धन योग बनाते हैं। पर इसके लिए आपको ये भी देखना होता है कि बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। यदि पहले से ही कोई धन योग नहीं बन रहे हैं या चंद्रमा और लग्न की स्थिति खराब है तो आप सिर्फ कहें कि नहीं मेरी कुंडली में ये योग है शुक्र, राहु या बृहस्पति के कारण, तो मुझे धन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। उसका एकमात्र कारण है कि आपकी कुंडली में बाकी योग नहीं बन रहे। ये एक प्लस पॉइंट है, ये इन तीनों का स्थित होना एक प्लस पॉइंट है। एक सोल पॉइंट हम इसको नहीं घोषित कर सकते कि ये स्थित हैं तो आपको धन की बहुत ज़्यादा अपार प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि स्थित होता है तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है काफ़ी अच्छी मात्रा में। और राशि देखना अनिवार्य है, यदि राशि अच्छी नहीं है तो धन को आने में समस्या होगी। यदि नीच राशि में स्थित है, शुक्र 11वें भाव में नीच राशि में स्थित है और बुध की भी अच्छी स्थिति नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन आएगा, ऐसा नहीं है। धन आने की स्थितियां राशि से भी देखी जाती हैं। यदि शुक्र, राहु और बृहस्पति अच्छी राशि में स्थित हैं दूसरे 11वें या 9वें भावों में तो ये धन प्राप्ति करवाते हैं। और जब भी ये स्थित होते हैं तो धन की प्राप्ति भी होती है और खर्चा भी बहुत होता है। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो कि खर्च भी बहुत करवाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में धन योग तो होता है पर वो उसका खर्च नहीं करते, उसका लाभ नहीं उठाते, वो खाली उसको समेट कर रखते हैं सेविंग्स की तरह। ऐसा नहीं होता है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में यदि शुक्र और राहु खास तौर से जब भी 11वें या दूसरे भाव में स्थित होंगे तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। वो व्यक्ति अपने सारी इच्छाओं को पूर्ति भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति तो जो पूरी लग्जरीज है उनके साथ जीते हैं। तो ये योग धन की प्राप्ति भी करवाता है पर धन का जो सही इस्तेमाल है उसको भी देता है व्यक्ति को। तो ये इन 3 ग्रहों से भी बनता है योग, ये आप कुंडली में देख सकते हैं। नवमांश में भी बन रहा हो तो भी ये कारगर सिद्ध होगा। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के की स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत धन योग बनता है। और इसका परिणाम क्या होता है वो भी हमने जाना यहाँ पे। कब ये धन योग आपकी कुंडली में कार्य करना शुरू करेगा उसके बारे में भी जाना। कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा वो सही समय है जब ये धन योग अपना कार्य करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर ये था मेरा दृष्टिकोण धन योग के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में किसी नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।